हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जिसमें हमने एक मैराथन अभी तक करवा दी है। ये हमारा मैराथन का सेकंड पार्ट है। जी हाँ, 25 क्वेश्चन की हम जो है मैराथन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको प्लेलिस्ट में बना के हम डाल दे रहे हैं। तो आप 25 क्वेश्चन का जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये भी देखिएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा स्कोर। और ये जो पूरा का पूरा पेपर हमने डिजाइन करा है वो इस तरीके से डिजाइन करा है कि इसमें इजी, मॉडरेट, हार्ड हर तरह के क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं। तो पूरा एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो इन सारे के सारे क्वेश्चन को डिजाइन करा गया है, बनाया गया है, या इसमें पीपीटी में डाला गया है। ठीक है, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, उत्तराखंड के हैं, बाकी स्टेट्स के हैं। आप इसको करिएगा, आप ये देखिएगा कि आपका स्कोर क्या आता है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा सेट थ्योरी से है। मैं आपको देखो हर क्वेश्चन को करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लिमिट दिया करूंगा। यानी मतलब मान लेते हैं मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया तो फर्स्ट क्वेश्चन की आपको टाइम लिमिट दूंगा, फिर सेकंड क्वेश्चन की टाइम लिमिट दूंगा। ठीक है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो पॉज करी और आप कर रहे हो उसको 1 घंटे में सॉल्व, ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो आपको उसी टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये पीएससी लेक्चरर मेंस में 2020 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था, इफ एक्स वाई जेड आर एनी 3 सेट्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ वाई सबसेट ऑफ जेड, देन जेड माइनस वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड में क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और एक स्कोर बनाने के लिए आप अपने दिमाग में जो है ये एक ऑप्शन अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि सर ये इसका आंसर आ रहा है। कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। इसको करने के लिए आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, इसको करने के लिए आप वैल्यू लेके भी कर सकते हो। सपोज करो x एक सेट है, सपोज करो 1 2 है ना, 1 2। y एक सेट है, वो इसका सुपर सेट है। सुपर सेट क्या होगा? 1 2 3 होगा। z एक सेट है, वो इसका भी सुपर सेट है, मतलब इन दोनों का है ना। तो 1 2 3 4 ले लो इसको। तो मुझे दिख रहा है x सबसेट है y का, y सबसेट है z का, है ना, और x सबसेट है z का। अब आपसे पूछना है z माइनस वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो z माइनस वाई माइनस एक्स के निकालने के लिए पहले तो y माइनस एक्स निकालोगे आप। y माइनस एक्स निकालने का तरीका क्या होता है? y में से x के एलिमेंट हटा दो तो कितना मिलेगा? 3। मतलब क्या करोगे, जैसे सपोज करो ये x होता है, ये y होता है। अगर आपको y माइनस एक्स निकालना है तो y में है 3, इसमें है 1 और 2, तो ये हटा दोगे ना आप, तो आपके पास में आंसर कितना मिलेगा? आंसर मिलेगा इसका 3। तो करना क्या होता है, अगर आपको माइनस यानी डिफरेंस कभी भी सेट का निकालना होता है तो एक एलिमेंट को, मतलब कॉमन एलिमेंट को एक्चुअल में आपको हटाना होता है बस। तो क्या कॉमन एलिमेंट को हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब z माइनस वाई माइनस एक्स का मीनिंग क्या है? z माइनस वाई माइनस एक्स का मीनिंग ये है कि आप जो z सेट है इसमें जो y माइनस एक्स आया वो एलिमेंट हटा दो। क्या आया? तो आप बोलेंगे सर 3 आया। तो 3 हटा दोगे तो 1 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी z माइनस वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 4। इज दैट क्लियर? अब आपको ये देखना है कौन से ऑप्शन में रखकर इसका आंसर आएगा। मैं आपको अगर सीधा सीधा बताऊं, आपका टाइम नहीं लूंगा मैं ज्यादा, तो आपका सीधा सीधा बताता हूं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले इसको ना z माइनस वाई निकालो, है ना। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, z माइनस वाई निकालो, यानी इसमें से इसको हटाओ, कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 हट रहा है, कॉमन एलिमेंट हट जाते हैं, तो क्या मिला इसका? z माइनस वाई की वैल्यू मिल गई 4। क्या बात क्लियर है? है ना, क्लियर है ना? 4। इसका यूनियन लेना है मेरे को x के साथ में, x के साथ में यूनियन लेना है। तो x कितना है? x है 1 2, है ना। 1 2 के साथ में मेरे को इसका यूनियन लेना है। तो 1 2 के साथ में अगर मैं इसका यूनियन लूंगा तो मेरा पूरा आंसर कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 1 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को बनाना था। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था पहला, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी जो है ना वो आपको दे रहे हैं, जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से लेक्चरर मेंस का है, 2020 का ही। आपको ये बोल रखा है, लेट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इफ f5 is equals to 2, f'0 is equals to 3, then f'5 की वैल्यू क्या होगी? x तथा y के सभी वास्तविक मानों के लिए मानिए कि fx plus y is equals to fx into fy है। यदि f5 is equals to 2 है, f'0 is equals to 3 है, तो बताओ f'5 की वैल्यू क्या होगी? ये आपसे पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर ए 1 होगा, 3 होगा, बी सी ऑप्शन 6 होगा, डी ऑप्शन 9 होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया इसका आंसर बताइए। तो कम मार के आपको आंसर नहीं देना, आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है?
कोई डाउट? चलो अब जरा देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मैं दे रहा हूं इसको करने के लिए 50 सेकंड देता हूं, मैं 50 सेकंड का टाइम देता हूं, लगभग 1 मिनट, 1 मिनट भी ले लो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। 50 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को, वीडियो को दोबारा से आपको प्ले करना है, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, जरा कैसे करना है, क्या करना है। आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, आपको ये दे रखा है fx प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ना, fx इंटू एफ वाई के बराबर दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ अगर f5 बराबर 2 है, f डैश 0 बराबर 3 है, तो f डैश 5 क्या होगा, यानी f डैश 5 का मतलब आप, इसका मतलब ये होता है f डैश x निकालना है आपको, एक बार डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के बाद में जो आपके पास में आंसर आएगा उसमें आपको x की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो 5 रखकर इसके बाद में इसका आंसर क्या आएगा ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है आई मीन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप देखो, हमको ना बस एक चीज पे फोकस करना है, हमको क्या चीज पे फोकस करना है कि इसमें ना आपको निकालना क्या है और आपको गिवन क्या है, आपको f5 निकालना है, fx प्लस वाई का, देखो x प्लस वाई की फॉर्म में कुछ नहीं निकालना। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पुट कर लेता हूं, x इज इक्वल टू सपोज करो 5 पुट कर लिया, y इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया, तो क्या ये f5 बन जाएगा क्या, f5 प्लस 0 ऐसा बन जाएगा क्या, इज इक्वल टू f5 इंटू f0, है ना f5 इंटू f0, ठीक है। तो ये कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें x इज इक्वल टू 5 रखकर y इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, ये मतलब इसका मतलब ये होता है। तो f5 की वैल्यू कितनी आ गई, f5 की वैल्यू आ गई है f5 इंटू f0। तो देखो अगर मैं इसको कट करना शुरू करूं तो यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ f0 की वैल्यू कितनी है, 1 है भाई, f0 कितना है, 1 है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करके छोड़ देता हूँ, कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा मैं इसको। अब दूसरा मेरे को क्या निकालना है, मेरे को f डैश x निकालना है, ओके। तो f डैश x तो अभी निकाला नहीं हमने, तो एक काम करते हैं fx प्लस वाई को दोबारा से लिखते हैं यह है fx fy। अब देखो तुम्हारे को ना थोड़ा बहुत चीजें आनी चाहिए, जैसे मान लेते हैं अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो जैसे मैं इसका ही डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x प्लस वाई होगा, है ना। फिर चेन रूल अगर मैं इसमें लगाता हूं तो अंदर वाले का फिर करना पड़ता है, याद है ना। तो फिर इंटू में x का मैं दोबारा से करूंगा, x का करूंगा और y का दोबारा से करूंगा, तो x का करूंगा तो 1 आएगा, y का करूंगा तो dy बाई dx, मैं y डैश बोल रहा हूं उसको, चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही, मैंने क्या करा, एक बार इसका डेरिवेटिव करा, f डैश x प्लस वाई आ गया, मतलब जैसे मैं fx का करता हूं तो क्या होता है वो f डैश x लिखते हैं हम उसको, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर ये फंक्शन y है तो मैं इसको dy बाई dx लिख रहा हूं, ये तो मतलब होता है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं इस फंक्शन में कोई और नंबर भी है अपने पास में, तो उसको मैं क्या करता था, चेन रूल से दोबारा से करता था, है ना। कोई और फंक्शन भी है या कोई और वेरिएबल भी है तो उसको चेन रूल से दोबारा से, तो इसको चेन रूल से x प्लस वाई का दोबारा से करा मैंने, आ रही बात समझ में। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो भाई पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, है ना, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, तो f डैश y, फिर y का y डैश दोबारा से कर देंगे, क्योंकि y का दोबारा से करना पड़ेगा ना आपको, y डैश दोबारा से आएगा, और fx को छोड़ देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, ऐसे हमने कर दिया इसको। अब ये करने के बाद में हम क्या करते हैं, दोबारा से x की जगह पे 5 डालते हैं, y की जगह पे क्या डालते हैं भाई, 0 डालते हैं, x की जगह पे 5, है ना, y इज इक्वल टू 0। ये क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं ये वैल्यूज पुट कर सकूं जितनी भी मेरे पास में। तो f डैश 5 प्लस 0 बनेगा, और 1 प्लस वाई डैश, तो देखो y की वैल्यू हमारे पास में y डैश की नहीं है, तो y डैश को y डैश ही छोड़ दो, ठीक है। प्लस प्लस नहीं, इक्वल टू f डैश 5 कर दो, ठीक है, fy मतलब 0 कर दो, ठीक है, प्लस f डैश y, f डैश 0 कर दो, और y डैश को ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और fx यानी f5 कर दो, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू है वो डाल दो, जैसे f डैश 5 की तो है नहीं, इसकी भी नहीं है, इसकी है नहीं है, इसकी है इसकी है, इसकी भी नहीं है, इसकी है, ठीक है। तो जिसकी है उसकी तो डाल सकते हैं ना, है ना, जिसकी है उसकी तो डाल सकते हैं, जिसकी नहीं है उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कैसे कैसे हमको इसको, ठीक है। तो 5 प्लस 0 कितना होता है भैया, 5, f डैश 5 हो गया, ठीक है। चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इच्छा है तुम्हारी, अभी बाद में कर लेंगे। चलो 1 प्लस वाई डैश ही छोड़ दो, ठीक है, f डैश 5 छोड़ दें यहीं पर ऐसी, ठीक है। f0 1 है, इक्वेशन 1 में देखो f0 1 है, दिख रहा है, ठीक है। फिर f डैश 0 देखो ये दे रखा है 3 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 3 इंटू वाई डैश, ऐसे लिखो, इंटू f5 कितना था 2 है, देखो ये दे रखा है, ठीक है। तो 2 3 6 हो गया। तो आपको क्या करना है, अब इसको खोल देते हैं, f डैश 5 हो जाएगा, प्लस f डैश 5 y डैश इज इक्वल टू f डैश 5, है ना,
प्लस 6y डैश ऐसे हो एफ डैश 5 से एफ डैश 5 तो आप कट कर सकते हो, देखो ये कट हो गया और ये मिल रहा है अपने को एफ डैश 5 y डैश इज इक्वल्स टू 6y डैश मिल रहा है। तो y डैश से y डैश भी गया, तो एफ डैश 5 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो मेरे को यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलेगा। एफ डैश 5 की जो वैल्यू आ गई है वो आ रही है एक्चुअल में 6 और 6 इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था आपके लिए, है ना, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। तो अगर आपका 6 आंसर आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं देखो करने के, मैंने इस तरीके से करा है, आप कोई नया फंक्शन कंसीडर करके कर सकते हो। कुछ लोग कई तरह से क्या करते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई में एक फंक्शन ऐसे भी कंसीडर कर लेते हैं कि ए की पावर एक्स प्लस वाई है, बट कई बार ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा इन प्रॉपर्टीज को, कई बार नहीं भी करता, तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ इसको ना, इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो इसको सेटिस्फाई भी तो करवाना पड़ेगा ना मेरे को, तो आपको फंक्शन सोचना पड़ता है उसके लिए कौन सा फंक्शन आपको सेटिस्फाई करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको क्वेश्चन दे रखा है, स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में बोल रखा है cos इनवर्स रूट पी प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस पी प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 है, तो बताओ क्यू की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 3, 1 बाय 2। 30 सेकंड का टाइम देते हैं, 30 सेकंड में आपको इसको बनाना है, चलो स्टार्ट करो। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान से देखो, ये हम ना इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे इसको, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। क्यों इजी है, आपको ये बोल रखा है cos इनवर्स रूट पी, मतलब रूट के अंदर कुछ नंबर है, 1 माइनस पी रूट के अंदर है, 1 माइनस क्यू रूट के अंदर है, इक्वल टू है 3 पाई बाय 4। तो इसका मतलब अगर जैसे ऐसे लिखा हुआ है cos इनवर्स रूट पी, है ना, प्लस cos इनवर्स है ना रूट 1 माइनस पी प्लस cos इनवर्स, है ना, रूट में 1 माइनस क्यू दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3 पाई बाय 4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा इसकी वैल्यू पाई बाय 4 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पाई बाय 4 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पाई बाय 4 होनी चाहिए, तो टोटल ऐड करके 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। क्या बात सही है ना। तो अगर मैं इन तीनों को किसी तरीके से पाई बाय 4 बना पाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। पाई बाय 4 अब कैसे बनेगा देखो जरा, अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक चीज पूछता हूँ, cos इनवर्स सपोज करो x है, वो पाई बाय 4 है ना, तो x ऐसा क्या नंबर डालें कि वो पाई बाय 4 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर x जो है वो 1 बाय रूट 2 डाल दो, cos 45 डिग्री डाल दो, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 बाय रूट 2 डालता हूं तो इनवर्स मतलब cos इनवर्स 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 की वैल्यू दे देगा ना, cos 45 पे तो 1 बाय रूट 2 होता है। तो क्या करेंगे हम, किसी भी तरीके से इनको 1 बाय रूट 2 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे बन सकता है, आप p और q ले लो 1 बाय 2, देखो cos इनवर्स 1 बाय 2 का रूट हो जाएगा, तो 1 बाय रूट 2 ही होगा नहीं, है ना, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2 का रूट हो जाएगा यहाँ पे, ये भी देखो 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 ही होता है। q की वैल्यू भी अगर मैं यही डालूंगा 1 बाय 2 तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। तो अगर इसको ध्यान से देख पाओ तो ये देखो ये पाई बाय 4 बन रहा है, ये पाई बाय 4 बन रहा है और ये पाई बाय 4 बन रहा है। किस कंडीशन में बन रहा है, ये 3 पाई बाय 4 आ गया, है ना, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने अगर पी क्यू जो डाला 1 बाय 2 डाला, तो ये किस कंडीशन में हो रहा है, पी और क्यू क्या होने चाहिए 1 बाय 2 होने चाहिए। अब आपसे पूछा गया है क्यू की वैल्यू बता दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये लो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आपके साथ में लेकर आ जाते हैं हम। एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका ग्रुप थ्योरी से, है ना। ग्रुप थ्योरी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मतलब आपसे बस खाली चीजों के बारे में पूछा गया है, आपका थोड़ा सा बेसिक चेक करा गया है कि आपको बेसिक कितना बढ़िया आता है कितना नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि भाई एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज, कोई भी अबिलियन ग्रुप है अगर आपके पास में, तो उसका सब ग्रुप अगर कभी बनाओगे तो वो क्या होगा, नॉन अबिलियन होगा, साइक्लिक होगा, कॉसेट, ये तो बिल्कुल ही अलग होगी, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो बताओ चार ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको आपको आता होगा तो कर लोगे, नहीं आता होगा तो बैठ जाओगे, है ना। तो 10 सेकंड का टाइम देता हूं सोचिए, आंसर बनाइए, है ना, सही आंसर आपका आना चाहिए, सही है। अब जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा, एवरी देखो एक थ्योरम है एक तरह की है, मतलब अगर आपको पढ़ा होगा आपने तो आपको ये पता होगा कि कभी भी अगर आपको ना अबिलियन ग्रुप दे रखा हो तो उसका कोई भी मान लेते हैं आप सब ग्रुप बना लेते हो तो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है, याद रखिएगा, एवरी सब ग्रुप सॉरी ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज
नॉर्मल, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना, इसका उल्टा ट्रू नहीं होता, ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी मान लेते हैं ऐसी थ्योरम है कि कोई भी अगर मान लेते हैं एक अबिलियन ग्रुप है तो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा, ये होना जरूरी है, ठीक है, तो ये होगा ही होगा। तो एवरी सब ग्रुप, एवरी अबिलियन ग्रुप हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसे भी बोल सकते हो आप। अब क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो भी अबिलियन होता है ना। तो यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, है ना, साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, है ना। तो अबिलियन होता है तो ये भी अबिलियन, सॉरी, तो ये भी क्या होगा, इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि हर साइक्लिक ग्रुप का भी अगर मैं सब ग्रुप बनाऊंगा तो वो नॉर्मल होगा। क्लियर है ये बात? तो ये बात याद रखिएगा, ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर लेगा। कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रही है बात? बहुत ही अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जनरेटर्स के ऊपर है ना। आपसे बोल रखा है कि द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 12 है ना। तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे? देखिए आपको इससे पहले वाली क्लास में भी ये बताया गया था कि नंबर ऑफ जनरेटर दिखाने के लिए आपको 5 फंक्शन का यूज करना होता है ना। तो इसका फॉर्मूला देखिए ऐसा होता है, इसको आइलर फंक्शन भी कहते हैं। तो 5 फंक्शन में होता क्या है कि जब भी आपको मान लेते हैं कोई भी एक नंबर दे रखा है, जैसे सपोज करो नंबर दे दिया हमारे को 10, है ना, 10 कोई नंबर है, एन की वैल्यू है सपोज करो, तो 10 के पहले तो हमारे को प्राइम फैक्टर करना है। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, वैसे तो हमारे को ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जो इसके साथ में 12 के साथ में रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक है। तो हमारे को पता लग जाता है कि वो इसके जनरेटर फॉर्म कर सकते हैं, है ना, या वो उसके इतने जनरेटर हो सकते हैं। तो 10 के साथ में रिलेटिवली प्राइम नंबर आप या तो ढूंढ सकते हो कि कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है आई गेस, है ना, 9 होता है, और तो कोई नहीं होता, 2 से ये डिवाइड हो जाता है, 4 से 4 और 10 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, 2 से 8 भी हो सकते हैं, 9 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 होते हैं। तो ये 4 जो होंगे इसके मतलब एक तरह से जनरेटर हो सकते हैं। एक मान लेते हैं साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर मतलब अगर 10 है तो आपको ये देखना होता है 10 से रिलेटिव प्राइम नंबर कौन से हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर कितने हैं, वही इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। इन नंबर्स को एक नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं आइलर नंबर्स। क्या बोलते हैं? आइलर नंबर्स। तो आइलर नंबर निकालने का एक तरीका होता है, अगर मान लेते हैं आपको पता लगाना है कि इसके कितने जनरेटर हो सकते हैं। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 10 है, इसके कितने जनरेटर हो सकते हैं। अच्छा एक बात और बता रहे हैं, इसके लिए 30 सेकंड का टाइम दिया है आपको, मैं बताना भूल गया था, तो अपने हिसाब से टाइम मान लिया करिए उसका ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसके ना पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। तो जैसे आपको मान लेते हैं इसके 5 10 निकालना है, तो आपको इसका तरीका फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है 10 लिखना है आपको, फिर 1 माइनस 1/2 लिखना है, फिर 1 माइनस 1/3 लिखना है, और जो सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर होगा। देखो जरा, 10 इंटू 1 माइनस 1/2 1/2, 1 माइनस 1/3 2/3। तो इससे 2 से 2 कट हो रहा है। एक मिनट, 3 क्यों होगा, ये तो 5 होगा ना, 2 इंटू 5 होता है 1 बाय, एक मिनट सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 कर लो तो 4/5 हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया। 5 2 से 10, 10 से 10 कट हुआ, 4 1 4, 4 इसके टोटल जनरेटर्स आ सकते हैं। तो ऐसे आप निकालते हो, तो कभी 5n होगा तो n इंटू 1 माइनस 1/p करना होगा, p1 लिख लेता हूं मैं, फिर 1 माइनस 1/p2 करना होगा, और ऐसे ही जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे आपको सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स को इस तरीके से लिखना है। पावर पे डिपेंड नहीं करता। सपोज करो मैंने 100 लिख रखा है, तो सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आपको 100 इंटू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5 लिखना पड़ेगा। पावर पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी अगर पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर मान लेते हैं आपको बोल रखा है एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 12 है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके कितने जनरेटर हो सकते हैं, 5 12 आपको निकालना। तो क्या होगा, पहले 12 के ना प्राइम फैक्टर कर लो, 3 चौक 12 होता है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैसे करोगे, 12 लिखोगे, 1 माइनस 1/3 लिखोगे, 1 माइनस 1/3, अच्छा मैंने इधर के कर लिए होंगे ना, ठीक है, 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो 12 इंटू 1 माइनस 1/3 इज 2/3, है ना, 1 माइनस 1/2 1/2, ओके। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 से कट गया, 2 इंटू 2, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसके कितने जनरेटर हो सकते हैं, इसके 4 जनरेटर होंगे। बात आई मेरी समझ में? अब आप पूछेंगे सर कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम इसको लेके जाएं a रेज़ टू पावर 1 से लेके पूरा 12 तक लेके जाएं, तो इसमें 1 होगा इस पे सबसे पहले रिलेटिवली प्राइम 12 के, और 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाता है, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाता है, 9 से, 10 से, 11 से नहीं होगा। तो ये 4 हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये 4 जो होंगे रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, और ये इसके क्या बन सकते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्या हो सकते हैं, इसके जनरेटर बन सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? तो इसके 4 जनरेटर पॉसिबल है। ठीक है, जनरेटर क्या होता है, वो एलिमेंट होता है जो ग्रुप को क्या करता है, जनरेट करता है बाकी एलिमेंट्स को, है ना। क्लियर, कोई डाउट? अच्छा, याद रखिएगा, हम कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे को इसी तरीके से करना है। अगर आपको ना मतलब कोई भी दे रखा है, जैसे मान लेते हैं आपको एक कोई भी मतलब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, साइक्लिक ग्रुप जैसे Zn जो होता है एडिशन मॉड्यूलर में, है ना, एडिशन मॉड्यूलर n के लिए जो होता है वो साइक्लिक होता है, ऑलवेज साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक होता है, तो अगर मैंने मान लेते हैं आपसे पूछा Z15 का बता दो, है ना, कितने जनरेटर होंगे, तो कितने जनरेटर होंगे अगर आपको पता लगाना है तो बस कुछ नहीं करना, आपको 515 निकालना है। 515 निकालने का तरीका होगा, इसके जो मतलब 15 लिखोगे और इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 15 के, 3 into 4 होते हैं, है ना, 3 into 4 होते हैं, नहीं 3 into 5 होते हैं, सॉरी, 3 पंजे 15 होता है। तो 3 पंजे 15 को जो है ना आप 1 - 1/3 लिखो, 1 - 1/5 लिखो, तो ये हो जाएगा 15 into 2/3, 4/5, 5 3 15 से 15 कट हुआ, 8 इसके टोटल क्या हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे। तो कितने भी जनरेटर हो आप इस तरीके से फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका आंसर हर बार निकलेगा, कुछ भी दे रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, Z आपको मान लेते हैं 10,000 दे दे तो भी आप ऐसे ही करोगे, 1 लाख दे दें तो भी आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको करने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं जिसमें से एक सबसे आसान फॉर्मूला मुझे ये लगता है, इससे आप करेंगे तो कभी भी कर दोगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं 5 10⁻n में आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻n-1, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं Z 10,000 का निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे तो आपसे आंसर क्या है बन जाएगा उसका। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन बोला गया है, इफ tan अल्फा इज इक्वल्स टू m/m+1, tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/2m+1, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर A, B, C या D में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं इसके लिए। ठीक है, आपको 30 सेकंड में बना देना है, बनेगा आपसे तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो देखो कैसे करोगे आप। बना लिया, चलो अब देखो इसको मैं कैसे करूंगा। मैं इसको करने के लिए देखो ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, आपने क्या करोगा, जो बच्चा इसको मतलब वैसे ही कर रहा होगा tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएगा, वो होता है फॉर्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना, अपॉन 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज डालेगा और उसके बाद में आंसर निकालेगा। हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रखा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, m की जगह पे 0 रख देते हैं, पुट कर देते हैं m = 0, तो tan अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0/0 + 1, तो ये हो गया 0। tan अल्फा 0 तो कितने डिग्री पे 0 होता है, 0 डिग्री पे, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। अब tan बीटा कितना होगा, tan बीटा होगा भाई 1/2 × 0 + 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 आ गया। ठीक है, तो tan बीटा 1 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई π/4 यानी 45 डिग्री, है ना। अब आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा बता दो, तो 0 + π/4, आंसर कितना π/4, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर। इतना हलवा तरीके से कर सकते हैं आप इसको, समझ में आ रहा है पक्का। चलो फिर एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हारे को, है ना, ये लो ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन है। आपसे बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ 9 समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 9 sin स्क्वायर r π/18 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी, 5 होगी या पाई होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यूपीटीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, जल्दी बनाइएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाइएगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? स्टार्ट करो, आपको दे रहे हैं 40 सेकंड इसके लिए, 40 सेकंड में आपको इसको करना है। देखो टाइम लिमिट ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रेशर डालने के लिए दे रहा हूँ, एक्चुअल में आपको आप पे प्रेशर डालने के लिए ही दे रहा हूँ। ठीक है, उसका एक रीजन ये है, एग्जाम प्रेशर से थोड़ा सा बचाना चाह रहा हूँ मैं आपको ना। तो अगर आप यहाँ पे टाइम लिमिट के अंदर कर लेते हो तो वहां पे भी कर ही लोगे। आप 5-10 सेकंड ऊपर नीचे लगा लो, कोई चक्कर नहीं है उसका। ठीक है, मैंने मान लेते हैं 40 सेकंड दिया, आपने उसका 1 मिनट लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप जल्दी कर रहे हो, मुझे बस यही चाहिए कि आप जल्दी कर रहे हो, है ना, जल्दी कर रहे हो तो आप औरों से तो आगे निकलोगे ना। ठीक है ना, चलो तो देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है समेशन r इज इक्वल टू 1 से लाइन साइन स्क्वायर r π/18 की वैल्यू निकालनी है। मेरे को लगता है आपने आंसर निकाल लिया होगा जब तक मैं बोल रहा था। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आप r की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक रखो, सबको जोड़ दो, साइन स्क्वायर पहले 1 रखोगे π/18 हो जाएगी, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 π/18, है ना, 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 π/18, ठीक है 3 π/18, 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4 π/18 साइन स्क्वायर में, 4 π/18। और ऐसे ही करते करते अगर मैं आगे तक चलता रहूंगा तो मैं 9 तक रखूंगा, साइन स्क्वायर क्या करूंगा 7 π/18, 8 π/18, 9 π/18, ऐसी तो होगा, है ना, 7 π/18 होगा, साइन स्क्वायर 8 π/18 होगा, 8 π/18 होगा, साइन स्क्वायर 9 π/18 होगा, है ना, ऐसी तो होगा, 9 π/18 होगा, ऐसी तो होगा। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं
मतलब ऐसे कभी आपको स्क्वायर वगैरह दिख जाए तो याद रखिएगा इसमें कहीं ना पेयर बन रहे होते हैं। पेयर मतलब ये एक्चुअल में π/18 की वैल्यू वैसे तो होती नहीं हमारे पास में, 10 डिग्री बन रहा है, 10 डिग्री का कहाँ वैल्यू होती है हमारे पास में। तो इसका ना कहीं पेयर बनेगा और पेयर बना के आपको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो पहले तो इसको हटा दो, ये हो रहा है sin π/2, sin π/2 की वैल्यू होती है 1, इसको तो मैंने 1 कर दिया, देखो इसको, ठीक है, sin स्क्वायर π/2। बाकी जो है वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ में पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर, जब भी साइन स्क्वायर ऐसे कभी प्लस में दिखे ना तो याद रखिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में, ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में बनेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो है वो ये वाला फॉर्मूला जनरेट कर देंगे आपका। ठीक है, तो जनरेट करते हैं, तो इसको कैसे जनरेट करना मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो साइन स्क्वायर में है, कॉस स्क्वायर में बदलना पड़ेगा इनको, है ना। तो साइन स्क्वायर अगर मैं π/2 मतलब 90 में से कितना माइनस करूं कि π/18 आ जाए, वो आपको सोचना होता है। ठीक है, जैसे कि मतलब π/2 माइनस कितना इज इक्वल टू आपको क्या लाना है, π/18 लाना है। ठीक है, तो कर दो माइनस, तो π/2 माइनस π/18 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो ये हो गया 18, नीचे 9 दूनी 18 होते हैं, माइनस पाई 8 π/18। तो हम इसको चाहें तो मतलब इसको ना जो पहला वाला है इसको हम ऐसे बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं, इसको लिखते हैं π/2 माइनस 8 π/18 लिख देते हैं। ये पहले वाले को बदला है मैंने इसको, तो 8 π/18 वाला देखो इसका और इसका एक पेयर बन गया ना, है ना। अब ये देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस में कन्वर्ट होगा, साइन 90 माइनस थीटा देखो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए मैंने π/2 क्यों लिखा। π/2 इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो एक पेयर बन गया। ठीक है, टोटल इसमें देखो कितने नंबर है, 9 नंबर है। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 पेयर बन जाएंगे 8 तक, क्योंकि 9वां वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया। तो दूसरा वाले को साइन स्क्वायर है ना, जैसे 2 π/18 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस 7 π/18 लिख दूंगा मैं, 7 π/18 लिख दूंगा। देखो एक बार करके, 18 9 में से 7 गया 2, हाँ 2 π/18। ठीक है, 2 π/18 बन रहा है। और ऐसे करते करते मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर π/8 π/18 प्लस 1 तक लिख दूंगा इसको। तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर π/8 π/18 है ना, प्लस साइन स्क्वायर 8 π/18 8 π/18 18। ठीक है, उसी तरीके से कॉस स्क्वायर 7 π/18 बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर 7 π/18 बनेगा, 7 π/18 बनेगा। और ऐसे करते करते ये कहां तक चलेगा, ये 1 तक चलेगा। ठीक है, तो ये कितनी बार आएगा, तो आप याद रखिएगा ये 4 बार आएगा। टोटल 4 पेयर बनेंगे ना, 8 का आधा है ना, तो 4 बार आएगा। देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पहले की, है ना, फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसे कर करके टोटल 4 वैल्यू बनेगी और एक लास्ट वाला 1 है, देख पा रहे हो। तो 4 + 1 इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोबारा से दे रखा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बोल रखा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग binomial probability distribution are 4 and 2 respectively, then px is equals to 1 is 1/32, 1/16, 1/8, 1/4। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। टाइम देते हैं आपको 45 सेकंड, 45 सेकंड में सॉल्व करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बताओ। देखो जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं भाई, मीन को हम एनपी लिखते हैं और वेरिएंस को हम जो होता है जनरली एनपीक्यू लिखते हैं। एनपी की वैल्यू दे रखी है हमारे को मीन 4, वेरिएंस दे रखा है 2। ठीक है, आपसे बोल रखा है कि बताओ px इज इक्वल टू 1 क्या होगा। तो आपको अगर बर्नौली ट्रायल पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। px इज इक्वल टू r का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है NCR, है ना, NCR p⁻r q⁻n-r। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारे को लगाना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। p क्या होता है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, और q क्या होता है, q होता है 1 - p यानी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर आपको एक चीज पता है तो दूसरी चीज 1 माइनस करके निकाल सकते हो। तो अगर आप np को npq से डिवाइड कर लो या npq को np से डिवाइड कर लो, तो इसका मतलब आप 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास में एक चीज आ जाएगी q, है ना, 1/2। तो इसका मतलब q की वैल्यू आ गई 1/2। अब q 1/2 है तो p कितना होगा, 1 - 1/2, है ना, 1 - p ही तो 1 - q ही तो होता है। तो 1 - 1/2 ये कितना हो गया, 1/2। ठीक है, तो n कितना है वो भी निकालना पड़ेगा। n दे रखा है, नहीं दे रखा, तो np इज इक्वल टू दे रखा है भाई 4।
तो n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो n की वैल्यू निकाल लो, 8 आ जाएगी। हमारे पास में देखो सब चीजें आ गई हैं, n आ गया, r की जगह पे देखो 1 दिख ही रहा है क्वेश्चन में, है ना, p आ गया, q आ गया, सबकी सब वैल्यू उठा के डाल दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बाय बर्नौली ट्रायल px इज इक्वल टू 1 क्या लिख सकता हूं मैं, ये होगा 8c(r) 1, है ना, और p की पावर यानी 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 8 - 1। ठीक है, तो 8c1 जो होता है वो 8 होता है 1/2 और 1/2 की पावर 7 बन रहा है। ठीक है, तो टोटल पावर 8 आ गई ना। हाँ, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 8, काटो इसको, 5 पावर बची, 1/2 रेज़ टू पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपका ए ऑप्शन बना तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो देखो क्या गड़बड़ हुई है, आपको उसको रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट टेस्ट से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये कहाँ का है, ये क्वेश्चन है भैया आपका उसका कॉनिक सेक्शन का। कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, आपसे ये बोल रखा है कि इफ ई एंड ई डैश आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ अ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट, देन बताइए 1/e² प्लस 1/e डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आ रखा है, दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ बहुत बार आ रखा है। 30 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, चलो ज्यादा कर देते हैं, आपको 40 सेकंड का टाइम देते हैं, चलो थोड़ा सा और ज्यादा, 45 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, 45 सेकंड का। 45 सेकंड में आपको इसका ना आंसर बताना, सही आंसर बताइएगा निकाल के कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 4 या ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 1। ठीक है, इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है, ए बी सी या डी। ठीक है, इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या डी बनेगा, बता दोगे, चलो बताओ। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपने जो है ना इसको सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है कि एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला अगर ना दे रखा हो ना तो उसको नॉर्मल हाइपरबोला जैसे हम कंसीडर करते हैं x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, ये वाला कंसीडर कर लो। तो ये वाला कैसे बनता है, ये वाला ऐसे बनता है, ये रहा, है ना। तो एक हाइपरबोला है, इसकी इसेंट्रिसिटी ई है, मान लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसेंट्रिसिटी ई है ट्रांसवर्स एक्सिस की, और कॉन्जुगेट एक्सिस की जो इसेंट्रिसिटी है भाई वो कॉन्जुगेट एक्सिस, ये वाले एक्सिस जो होता है कॉन्जुगेट होता है, ये वाला ट्रांसवर्स होता है इस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट बन रहा है ना। इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, ई डैश है। ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, ई डैश, और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, ई है। अब आपसे ये बोला गया है कि अगर इसेंट्रिसिटी ई डैश है और इसकी इसेंट्रिसिटी ई है तो 1/e² प्लस 1/e डैश का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हाइपरबोला दे रखा है तो इसेंट्रिसिटी होता क्या है। इसेंट्रिसिटी जो होती है एक्चुअल में वो होती है c/a, कई बार इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, c होता है फोकस, ठीक है, c,0, यहाँ पे फोकस होता है -c,0, ठीक है, और a होते हैं वर्टिसेस इसके ना ट्रांसवर्स एक्सिस के, ठीक है, मतलब a0 ये होगा -a0 ये होगा, और 0b 0 - b यहाँ पे होता है, 0b यहाँ पे होता है, 0 - b यहाँ पे होता है, 0 - b यहाँ पे होता है। तो c को एक तरह से और भी लिखा जाता है, ae,0 भी लिखा जाता है इसको, ठीक है, कई बार। तो अगर मान लेते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस पे हाइपरबोला बन रहा है इसका, जैसे कि ये दिख रहा है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी c/a होती है। अगर कॉन्जुगेट एक्सिस पे बन रहा है तो तब इसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है c/b के बराबर, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है ना, एक तो निकालने का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये वाला होता है इसका, एक होता है इसका अंडर रूट में 1+1+, ठीक है। अगर मेरे को निकालना हो तो b²/a² भी हो सकता है, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो c/a ही बनेगा। c जो होता है एक्चुअल में वो होता है अंडर रूट में a² + b², है ना। तो अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो मैं इसको a से डिवाइड कर रहा हूं तो ये यही तो कर रहा हूं मैं, इसका देखो यही वाला बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो c/a यही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1+b²। तो अगर मेरे को e² निकालना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो e² क्या निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर e² जो है वो 1+b²/a² होगा सर। अच्छा e डैश कैसे निकालेंगे, e डैश का फॉर्मूला बस उसका उल्टा होता है, तो ये होगा 1+a²/b² होता है। तो इसका मतलब e डैश का स्क्वायर निकालना होगा तो 1+a²/b² मैं इसको कर दूंगा। अब देखो बस मुझे करना क्या है, 1/e² प्लस 1/e डैश का स्क्वायर जो है उसको ऐड करना है। तो इसको एलसीएम ले लो चाहो तो, अगर लेना है तो यहीं पर ये ऐसे बनेगा a² प्लस b²/a², है ना, ये बनेगा a² प्लस b²/b², है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/a² प्लस b²/a², है ना।
प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जा लेते हैं, इसको भी ऊपर ले जा लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला ऐड हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट करो, आंसर आ गया इसका कितना 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने भी डी बनाया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक और बना देंगे, है ना, एक और क्वेश्चन देंगे तुम्हारे को बढ़िया सा, जिसमें शायद आपका आंसर निकल जाए। ये लो, ठीक है, ये देखो जरा क्वेश्चन है, ये आपको बोल रखा है, अ लाइन पासेस थ्रू 2,2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा लिखने में इन्होंने स्पेस नहीं दे रखा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, वाई इंटरसेप्ट निकालो, इसका क्या होगा, 1/3, 2/3, 1 होगा या 4/3 होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास में, 45 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, 45 सेकंड में आपको इसको बनाना है। चलो बनाओ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। सही करना, देखो पहले ही बता रहे हैं, सही करेगा, टाइम पे करिएगा, दोनों चीजें जरूरी है, ठीक है। लाइन कहां से पास हो रही है, तो पासिंग पॉइंट है इसका भैया, पासिंग पॉइंट है इसका, इसको सपोज करो मैं x1 y1 कंसीडर कर रहा हूं, ये आपका 2,2, ठीक है, यहाँ पे से लाइन कोई पास हो रही है और एक लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब कोई लाइन है वो पास हो रही है 2,2 से 2,2 पॉइंट से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर है एक लाइन के, ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 के, परपेंडिकुलर है। तो एक चीज मुझे पता है, इसकी अगर स्लोप m1 है और इसकी m2 है, तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप होता है, याद है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, -1। अब स्लोप कैसे निकालते हैं वो आती है, नहीं आती तो मैं बताता हूँ। एक लाइन अगर दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी जो स्लोप m होती है वो निकालने का फॉर्मूला होता है -a/b, मतलब इसको इससे डिवाइड कर तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो हमारे को गिवन इक्वेशन क्या है वो देखना है। गिवन इक्वेशन जो है वो है अपने पास में 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। -3 क्यों लिखा समझ में आ रहा होगा, है ना, इक्वल टू 3 था, इसको -3 समझ लो, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, a की जगह पे तो 3 है और b की जगह पे कितना है, 1 है, देख पा रहे हो। तो इसकी अगर मेरे को स्लोप निकालनी पड़ेगी, जिसको मैं m1 नाम दे रहा हूं, तो इसकी स्लोप जो होगी वो होगी -a/b, तो -3 हो गई। अब ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, जिसको हमारे को इक्वेशन एक्चुअल में पता लगानी है, जिससे हमारे को y इंटरसेप्ट पता लगाना है, उसकी स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी फिर, तो आप बोलेंगे सर m2 जो होगा ये निकालना है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो m2 की वैल्यू जो हो जाएगी -1/m1 हो जाएगी। ये बात ठीक है। तो -1 अपॉन -3, ठीक है, इससे इसको काट दो तो ये हो गया 1/3 आ गया। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आ गई, ठीक है, ये भी आ गई, है ना। अब हमारे को करना क्या है, अब हमारे को ये करना है कि देखो भाई ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है हमारे को। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है, अगर आपको याद हो, तो होती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि सेकंड लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, x माइनस x1 y1 है हमारे पास में, निकालो। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m2 1/3 x माइनस 2, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो इसको इधर बचाओ तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आ गया आपके पास में। हमारे को निकालना क्या है इसका, y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y को छोड़ के बाकी सबको इधर पहुंचा दो सॉल्व कर करा के। तो मैं इसको ना थोड़ा सा स्क्रीन को खाली कर रहा हूँ, यहाँ से जगह खत्म हो गई है मेरे पास में। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, -3y जो है ना, इसको इधर लेके चले जाता हूँ मैं, तो प्लस का 3y हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 6, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई भाई x/3 प्लस 4/3। ये जो नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c की, तो जो c होता है इसी को y इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो y इंटरसेप्ट क्या है भाई, y इंटरसेप्ट इसका आ गया भैया कितना, 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपका भी डी बना, किसी और तरीके से कराए कोई बात नहीं, अगर आपका भी डी बना है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान देते हैं आपको, और है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपसे बोल रखा है अवकल समीकरण की कोटि और घात बताओ। कोटि और घात का मतलब होता है ऑर्डर एंड डिग्री, दोनों बताना है आपको। ऑर्डर को बोलते हैं हम कोटि, ठीक है, कोटि, और इसको बोलते हैं घात, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है आपको। तो जो भी आएगा इसका वो इसका आंसर होगा। चलो टाइम देते हैं आपको 30 सेकंड का।
30 सेकंड में सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, कौन सा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, निकाल लिया। चलो अब मैं मान के चलता हूं कि आपने एक आंसर दिया होगा इसका। देखो ये इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जा रहा हूं मैं तो ये माइनस का हो गया, माइनस का अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। देखो ऑर्डर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऑर्डर होता है कि मैक्सिमम कितनी बार आपने डिफरेंशिएशन करा है इस इक्वेशन को। तो आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव मैक्सिमम हमने 2 बार करा है, तो इसका ऑर्डर तो 2 है। डिग्री होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है। बट इसमें एक दिक्कत है, मैंने आपको शायद पहले बताया होगा क्लास में कि जब भी आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना होता है तो ऐसा नहीं कि आपने देखा और ये देखकर बोल दिया कि हाँ इसकी जो पावर है 1 है और हमारा डिग्री 1 होगी और आप ऑप्शन नंबर ए लगा के चल दो, ऐसा नहीं होता। जब भी आपको मान लेते हैं डिग्री निकालनी होती है तो डिग्री जब भी निकालोगे तो याद ये रखिएगा डिग्री निकालने के लिए कि जो इक्वेशन है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी जरूरी है। इक्वेशन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब ये होता है कि पावर जब भी होती है इक्वेशन की वो कभी भी होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं होनी चाहिए। होल नंबर समझते हो ना, 0 1 2 3 4, उसके अलावा कभी, यानी ये रूट में पावर है ये नहीं होनी चाहिए। अब ये रूट हटाना पड़ेगा तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल प्लस 2x dy बाई डी एक्स, है ना, इसका होल स्क्वायर करोगे आप, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई अब मैं अगर मैं इसको इक्वेशन को खोलूंगा तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, तो आप बोलोगे सर 2 आएगी क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे खुलेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो हमको खोलने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये देखना होता है कि हाईएस्ट पावर कितनी आएगी इसके। तो हाईएस्ट पावर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट ऑर्डर की जो आएगी वो कितनी आएगी भाई, 2 आएगी। तो इसका डिग्री 2, ऑर्डर 2, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से लगभग सारे के सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर निकाल लिया होगा। नहीं निकला तो देखिए कि क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डबल इंटीग्रल से दे रखा है भाई। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है, जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। आपसे बोल रखा है द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का 2 बार साइन लगा रखा है, आपको बोल रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको इसको टाइम देते हैं हम 60 सेकंड देते हैं। ठीक है, 60 सेकंड का टाइम देते हैं और मैं मान के चलूंगा कि 60 सेकंड बाद में आपने इस वीडियो को दोबारा से प्ले करा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें एक दिक्कत होती है जब भी आपके पास में डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको मतलब होता क्या है, दिक्कत ये होती है कि जब भी आपको सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे लिमिट डिसाइड करनी होती है ना, कि लिमिट कैसे आएगी। आपको बोल रखा है कि भैया ये इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, है ना, फॉर विच एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। आपको ये दे रखा है, तो लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में मतलब x प्लस वाई एक तरह की लाइन ही होती है, लाइन की इक्वेशन है। मतलब अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि ये इस वाले रीजन की बात कर रहा है वो, है ना, इस वाले रीजन की बात कर रहा है, क्योंकि वो मतलब अगर मैं इसमें 0 प्लस 0 डाल के सेटिस्फाई करूंगा तो 0 1 से छोटा होगा, यानी वो 0 की तरफ इंक्लाइंड होगा इसका, है ना। तो इस वाले रीजन को जो है मान लेते हैं इसके बारे में कुछ भी पता लगाना है, इसका एरिया निकालना है, कुछ भी करना है इस लाइन का, है ना। तो करना क्या होता है इस रीजन का एरिया निकालने के लिए, है ना, कि आपको सबसे पहले तो लिमिट डिसाइड करनी होती है। ठीक है, ओवर द कर्व, है ना। ठीक है, मतलब डबल इंटीग्रेशन इस कर्व का निकालना है ओवर द रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट डिसाइड करनी होती है कि लिमिट एक्चुअल में कितना कितना जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई x प्लस वाई 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 तक जाएगी, है ना। इसी तरीके से y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 तक जाएगी, ऐसा कुछ बनेगा। अब आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आप करिए क्या, एक ना सबसे पहला काम ये रहता है कि आप इसको एक स्ट्रिप लीजिए यहां से। ठीक है, स्ट्रिप लीजिए, ये स्ट्रिप है। ठीक है, और अब इसमें ना ये स्ट्रिप इस तरीके से लोगे, इसका एक पार्ट मूव करेगा और दूसरा पार्ट फिक्स होगा। जैसे मतलब कोई भी स्ट्रिप होती है तो वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है, तो 2 चीजें होती हैं उसमें, तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। तो अगर मैं मान लेते हैं यहां से लेके इसको मूव करना शुरू करूं, यहाँ पे मूव करूं, यहाँ पे मूव करूं, तो आप अगर इसको देख पा रहे हो तो इसकी सपोज करो ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो लंबाई तो इसकी चेंज होती रहती है ना।
लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो चेंज नहीं होगी। देखो चौड़ाई तो इतनी रहेगी ना, इसको मूव कर रहा हूं मैं, इसको मूव करके यहाँ पे लेके जाऊंगा, इसको मूव करके नीचे लेके जाऊंगा, इसमें चेंज किस में आएगा, चेंज इसमें आएगा, ये स्ट्रिप यहाँ पे जाके इतनी लंबी हो जाएगी, यहाँ पे जाके इतनी छोटी हो जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई में कुछ फर्क नहीं आएगा, जो इसकी चौड़ाई है वो ऐसी रहेगी। तो इसमें एक क्या होता है कि इसमें एक चीज तो फिक्स होती है और एक चीज क्या होती है आपको लेनी होती है। क्या चीज इसमें फिक्स होगी, इस समय अगर मैं बात करूं, इसको चौड़ाई बोल रहा हूं तो चौड़ाई फिक्स है, लंबाई आपको लेनी होगी, है ना, वो वेरिएबल होगी। अब सपोज करो आपको जो है वो लेनी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो इसकी लंबाई है, ये सपोज करो ये y एक्सिस को डिनोट कर रही है ना, तो ये मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है अगर आपको ये पता लगाना है, तो मिनिमम तो भाई ये 0 है ना, तो अगर मेरे को लिमिट लेनी है y की तो मिनिमम तो 0, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो y की लिमिट यहां से निकलती है इसकी इक्वेशन से। तो इसकी इक्वेशन जैसे इसको ना थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये ऐसे होगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - x, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी 1 - x। बात समझ में आ रही है इस कर्व के लिए, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। अब बात आती है x की लिमिट की, तो x जो होता है वो फिक्स है, तो x मिनिमम कितना है 0, मैक्सिमम कितना कहां तक होगा x, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम यहां तक होगा, 1 तक होगा इसका, है ना, तो मैक्सिमम 1 तक होगा। तो कहने का मतलब ये होता है इसका जो होगा, अगर लिमिट डिसाइड करनी हो तो x की लिमिट होगी 0 से 1 और ये फिक्स रहेगी, ठीक है। y की लिमिट वेरिएबल लिमिट है 0 से 1 - x पे रहेगी। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मेरे को करना है, तो इंटीग्रेशन अगर आपको मतलब ये लिमिट लेनी नहीं आती तो मैं लिमिट लेने का तरीका बताता हूं। जैसे मान लेते हैं y है और x है, इसमें हर बार एक तो फिक्स रहेगा, दूसरा जो होगा जो फिक्स नहीं होगा उसको आप ये देख लेना कि वो मिनिमम कितना जा सकता है, और मैक्सिमम जो होगा वो इक्वेशन से बना लेना, ऑलवेज इक्वेशन से बन जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मिनिमम भी इक्वेशन से मिल जाता है आपको, अगर स्क्वायर में इक्वेशन है x² + y² समथिंग कुछ है ना, तो आपको उस पे भी अंडर रूट में प्लस माइनस में आपको मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट मिल जाती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है जैसे तुम्हारे को, तो पहले मैं मान लेते हैं इसको सॉल्व करता हूँ y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 होगा और y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, है ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x² y हो जाएगा, y² का क्या हो जाता है y³ हो जाता है ना, अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे dx लिख देंगे हम। अब पहले तो इसमें लिमिट लगेगी 0 से 1 - x, सही है। तो 0 से 1 - x का मतलब ये होता है 1 - x डालूंगा, फिर 0 डालूंगा, 0 डालूंगा तो ये सारे 0, 1 - x डालना पड़ेगा मेरे को, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से 1 x² × 1 - x, ठीक है, प्लस 1 - x का होल क्यूब अपॉन 3, इतना बन गया, यह है dx। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x² - x³ प्लस 1 - x का होल क्यूब, इसको यहीं पे छोड़ दो, कोई बात नहीं, मत खोलो, अपॉन 3 dx। अब इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो तो x के रिस्पेक्ट में करोगे, x² का होता है x³ अपॉन 3 होता है, माइनस x⁴/4 होगा, प्लस इसकी पावर एक इंक्रीज होगी, है ना, इसकी पावर एक इंक्रीज होगी, और ये माइनस x का होगा तो ये माइनस आ जाएगा, और इसकी पावर इंक्रीज होगी तो 1 - x की पावर 3 + 1 4 अपॉन 4 × 3 12 हो जाएगा, सही है। लिमिट डालोगे इसमें 0 से 1, तो देखो जैसे मैं लिमिट इसमें डालता हूं तो 0 डालने पे तो देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ 1 ही डालूंगा ना, तो 1 डालने पे काम हो जाएगा। तो 1 डालूंगा तो देखो 1 यहाँ पे डालूंगा, 1³ अपॉन 3 1 आ जाएगा, -1 की पावर 4/4 1/4 आ जाएगा, 1 - 1/12 तो 0 हो गया, खत्म। तो 1/3 - 1/4 करो, आपका आंसर खत्म। 3 चौक 12 होते हैं, 4 एकम 4 होते हैं, -3 एकम 3 होते हैं, 4 - 3 1 1/12, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया भाई साहब। अगर आपने बी निकाला तो बहुत ही बढ़िया, नहीं निकाला तो देख लो भाई क्या गड़बड़ हुई है आपसे, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको करना होता है। कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं? एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन देता हूं मैं, 2 या 3 क्वेश्चन इसके बाद में। ये एक क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे करना है, पहले आपको पूछ रहा हूं मैं आपसे ना कि इसको किस तरीके से करोगे, आप इसका आंसर क्या निकालोगे। आपसे बोला था द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x sin⁻⁷x cos⁻⁶x dx इन 0 to π, ये एक इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, π/16 आएगी, 3π/128 आएगी, 16π/3003 आएगी, 3π/152 आएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो इसमें सारे क्वेश्चन आसान नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी रखेंगे जिसमें आपको काम भी करना पड़े, है ना, दिमाग चलाना पड़े। आपके मॉक टेस्ट तब कर दें हम, चलेगा, है ना, एग्जाम आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो झारखंड में आ रखा है टीजीटी में 2017 का क्वेश्चन है। इसको करने के लिए मैं टाइम देता हूं आपको, इसको करने के लिए मैं 1 मिनट पूरा देता हूं। 1 मिनट है आपके पास में, पूरा 1 मिनट है, ज्यादा लेना है 10-5 सेकंड तो ज्यादा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
देखो आपको क्या बोल रखा है, इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई है ये, आप समझ पा रहे हो, 0 से पाई के इंटरवल में, 0 से पाई के इंटरवल में दे रखा है, आपसे बोल रखा है x sin रेज़ टू पावर 7x, है ना, cos रेज़ टू पावर 6x, आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो मैं इस इंटीग्रेशन को चेक करता हूं कि ये इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पा रहा है, f2a minus x इज इक्वल टू fx या माइनस का fx, ठीक है। अगर ये माइनस का fx आ गया तो इसका आंसर 0 हो जाता है, fx आता है तो हम इसको लिमिट को ना आधा कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसा हो जाता है f2a minus x, मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये लिमिट इसके अंदर डाल दूं और ये सेम ही फंक्शन वापस आ जाए तो हम इस लिमिट को आधा कर सकते हैं उस केस में, ठीक है, आधा कर सकते हैं उस केस में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक्चुअल में वैसे ये फंक्शन वापस नहीं आएगा क्योंकि पाई माइनस एक्स बनेगा। चलो मैं लिमिट डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये प्रॉपर्टी लगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसमें लिमिट डाल दी मैंने, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स, है ना, पाई माइनस एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स साइन रेज़ टू पावर 7 और पाई माइनस एक्स, ठीक है, कॉस रेज़ टू पावर 6 पाई माइनस एक्स। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये आई इज इक्वल टू आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन की पावर 7 पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन 7 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, पाई माइनस एक्स नहीं एक्स हो जाएगा, ये जाएगा cos पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है लेकिन 6 पावर है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos 6 पावर x हो जाएगा। अब इसमें क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और इसको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ मैं, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ तो i और i हो गया 2i, ठीक है। इसको इसके साथ में ऐड करूंगा ना, देखो इसको खोलना पड़ेगा, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आप ये समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं थोड़ा सा मेरे पास में स्पेस कम रहता तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखूंगा, क्या आप ये समझ पा रहे हो, पाई के साथ में एक बार पूरा का पूरा लिखा जाएगा, फिर एक्स के साथ में माइनस एक्स के साथ में पूरा का पूरा लिखा जाएगा, तो ये प्लस के पाई के साथ में आएगा और माइनस के एक्स के साथ में आएगा, और ये जो माइनस का एक्स वाला पोर्शन है वो इस प्लस वाले पोर्शन से मैं कट कर सकता हूँ जब मैं ऐड करूंगा तो इसको, तो इसका मतलब अगर मैं पूरा लिख के बताऊं तो ये ऐसे कुछ बनेगा, पाई साइन 7x cos 6x माइनस x साइन 7x cos 6x cos 6 रेज़ टू पावर 6x, ठीक है, प्लस x साइन 7x cos 6x, ये कह रहा हूं मैं, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये और ये कट जाएगा, है ना, ये समझ पा रहे हो आप, अब तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से ये लिमिट इसके अंदर डाल के देखूंगा तो ये फंक्शन रिपीट हो जाएगा, सेम ये फंक्शन आएगा, तो ये जो ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी ना f2a minus x वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके मैं इसकी लिमिट को हाफ कर दूंगा और इसमें पावर बाहर निकालूंगा, तो इसको कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लिख दूंगा मैं, लिमिट को मैंने हाफ कर दिया, ये वाले पाई को भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में ज्यादा यूज नहीं है तो इसको बाहर निकाल रहा हूं मैं 2 पाई, ठीक है, और साइन 7x cos 6x लिख सकता हूं मैं dx, ये लिख दिया। अब जरा आगे देखो, अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इससे इसको काट देते हैं, i की वैल्यू ये है पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, है ना, साइन 7x cos 6x dx, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो या तो आप गामा फंक्शन यूज करो, है ना, या तो वॉलिस फॉर्मूला यूज करो, तो वॉलिस फॉर्मूला अगर आपको पता हो, गामा फंक्शन की ही एक मतलब छोटी सी फॉर्म होती है वॉलिस फॉर्मूला। वॉलिस फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि कभी भी अगर आपके पास में मैं ये नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, कभी भी आपके पास में सपोज करो मैं फॉर्मूला नोट करवा रहा हूं, उसके बाद में फॉर्मूला भी स्क्रीन से हटा दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर कभी भी आपके पास में मान लेते हैं ऐसा आ जाए, सपोज करो ये नाम है इसका वॉलिस, नेट पे भी सर्च कर लेना, वॉलिस ही नाम है इसका, ठीक है, वॉलिस फॉर्मूला, ठीक है, वॉलिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन में लगता है, ये ज्यादातर कौन सी लिमिट में लगता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 0 से पाई बाय 2 की लिमिट में लगता है। अगर आपके पास में कभी ऐसा दे दिया जाए साइन mx और cos nx पावर दे रखी है और इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब है गामा फंक्शन की एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसका आंसर होता है m-1 m-3 m-5 एंड सो ऑन इनटू n-1 n-3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा 5 7 तक, ठीक है, अपॉन में m प्लस n होता है, फिर होता है m प्लस n माइनस 2 होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में भी पढ़ते होंगे आप इसको ना, m प्लस n माइनस 4,
ठीक है, एंड सो ऑन। ये कब तक चलता है? जब तक 2 या 1 नहीं आ जाता, ठीक है, 2 या 1 नहीं आ जाता तब तक चलाते रहो इसको। और इसमें कभी भी 0 पे मत करना, इनटू के होता है, ठीक है, इसका आंसर ये होता है। के जो होता है वो एक नंबर होता है, ये दो तरीके से आ सकता है, या तो ये π/2 आ सकता है, या तो ये 1 आ सकता है। के π/2 कब आता है? जब m और n दोनों क्या हो सकते हैं? इवन हो, अदरवाइज ये 1 आएगा। अदरवाइज क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब दोनों में से कोई एक इवन हो गया तो अदरवाइज वाला केस है वो, दोनों ऑड हो गए तो अदरवाइज वाला केस है वो। तो अगर मान लेते हैं m और n इवन है तो इसकी k की जगह पे π/2 रख देना, अदरवाइज आपको इस तरीके से करना है। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाना होता है मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ। आपको पहले तो यहां से ना m और n काउंट करने हैं। m कितना है? m है 7, n कितना है? n है 6। मेरी बात समझ में आ रही है? 0 से π/2 की लिमिट है तो लगा सकता हूं इसमें। ये वाला पाई तो देखो ये तो अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं m-1 यानी 7-1 करूंगा, ठीक है, m-3 करूंगा, 7-3 करूंगा, m-5 करूंगा, 7-5 करूंगा, 7-7 नहीं करूंगा क्योंकि उस पर क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, इनटू फिर मैं 6-1 6-3 6-5 करूंगा और k की जगह पे 1 लिख दूंगा, चलेगा। अपॉन में m प्लस n, 7 + 6 13, फिर 13 - 2 करूंगा मैं, 13 - 2 करूंगा, फिर 13 - 4 करूंगा, 13 - 6 करूंगा, 13 - 8 करूंगा, 13 - 10 करूंगा और 13 - 11 12, 13 - 12 करूंगा, ठीक है। ये करने के बाद में ये फॉर्मूला हटा रहा हूं भाई मैं स्क्रीन से, ठीक है, इसको देख लेना कैसे करा मैंने, ठीक है, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये करने के बाद में अब सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया पाई इंटू 7 में से 1 गया 6, 3 गया 4, 2 गया 5 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 4 3 3 3 3 2 1, ठीक है, 1 आ रहा है। अपॉन में नीचे कितना आ रहा है? 13 गुणा 13 में से 2 गया 11, 13 में से 4 गया 9, 9 13 में से 6 गया, अच्छा 2 के गैप पे तो है 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा ये। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, 5 3 1 5 3 1 तो गया है ना, ओके। तो ये ऊपर मिल रहा है हमारे को 6 भी कट सकता है 9 से, 3 3 बारी में कटेगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ऊपर मिल रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पाई ऊपर मिल रहा है। नीचे कितना मिलेगा? देखो 16 पाई वाला एक ही ऑप्शन है, हटो, नीचे मिलेगा 3003, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन खुद कर लेना, मेरे हिसाब से सही है आंसर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अगर आपने मान लेते हैं ऑप्शन नंबर बी बनाया तो बहुत ही बढ़िया, गामा फंक्शन से बनाओ, कैसे ही बनाओ, दैट इज अप टू यू, है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन और अच्छा लग रहा है थोड़ा सा दिखने में। आपसे बोल रखा है द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that 0 is less than equals to y is less than equals to x² plus 1, 0 is less than equals to y is less than equals to 1 plus x, ठीक है, और 0 is less than equals to x is less than equals to 2। इसका एरिया पूछा है भाई, क्या होगा इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? 23/6 होगा, 31/6 होगा, 23/7 होगा, 43/6 होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। टाइम देंगे 60 सेकंड से ऊपर का, ठीक है, 60 सेकंड से ज्यादा टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, मजा आ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो ये बताऊंगा तुम्हारे को मैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ये जो है ना, ये एक्चुअल में इनइक्वालिटी है, इसको इक्वेशन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है। यानी ये क्या दे रखा है, y जो है वो 0 से बड़ा है, x² + 1 से छोटा है, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लो। y जो है वो x² + 1 के बराबर है, थोड़ा देर के लिए ये मानो। दूसरा ये जो y है ये 1 + x के बराबर है, y = 1 + x है। इससे क्या होगा, इससे फायदा होगा ये कि इसको इधर लेके जाऊंगा मैं, x² = y - 1 बन रहा है। ये मतलब ये ना एक आप समझ पा रहे हो, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है ऐसे। चलो y - 1 मत भी करो, आपने वाला देखा y² = 4ax देखा है, हाँ बस उसी तरीके का ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक, तो पैराबोला की इक्वेशन है, y = x² + 1 है, y = 1 + x ये लाइन की इक्वेशन है। तो आपको ये पैराबोला अगर आप समझ पा रहे हो, आपने ये देखा होगा x² = 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला होता है, यानी ऊपर की तरफ होता है ऐसे। जब 4ay हो तो ऐसे टच करता है ना, इसका वर्टेक्स कहाँ पे टच करता है, 0 0 पे टच करता है। अब मान लेते हैं कुछ और है, +1 +2 कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, x² = +1 +2 +3 कुछ भी लिखा हुआ है या -1 में, तो इसका वर्टेक्स जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अब शिफ्टिंग कैसे पता लगाओगे कि वो शिफ्टिंग कितनी हुई है, कहाँ पे हुई है? आप क्या करो, x की वैल्यू 0 डालो यहाँ पे,
तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप बोलेंगे 1। तो x 0 डाला तो y कितना मिला 1, तो इसका वर्टेक्स 1 पे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये होता है। तो आपको इसको इस तरीके से बनाना है पहले तो, ठीक है। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड पे इतना ही बन पा रहा है, ऐसे बन पा रहा है, तो आप समझ में आ जाए। तो ये 0 से 1 पे है, यानी ये वाला पॉइंट 0 है, ये वाला पॉइंट क्या है 1 है। इतनी चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन इसको कहीं ना कहीं पे टच कर रही होगी, है ना, ये लाइन इसको कहीं ना कहीं पे टच कर रही होगी। और ये भी एक लाइन है, ये देखो जरा, ये कौन सी लाइन है, x = 2 की लाइन। इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा, तीसरी वाली तो लिखी नहीं, है ना। तो x = 2 की लाइन सपोज करो ऐसे जाती है, x = 2 की लाइन, ठीक है। y = 1 + x, ये लाइन कहां से पास हो रही है ये पता लगाने के लिए आप ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे डालोगे तो y की वैल्यू डाल दो, या तो x की वैल्यू डाल दो, दैट इज अप टू यू कि आप कौन सी डालनी है, ठीक है। मैं y की डाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + x = x² + 1, है ना। इससे ये गया तो x² = x आ गया, तो x² - x = 0 आ गया। तो x कॉमन ले लो, x - 1 = 0 आ गया। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ रही है, एक तो 1 आ रही है। तो ये एक तो 1 0 के लिए है और एक 1 के लिए, 1 यहाँ पे कहीं पे होगा क्योंकि ये तो x = 2 है ना, तो 1 यहाँ पे कहीं। तो अगर मैं x 0 रखता हूं तो y पे कितना फर्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर y जो है वो भी कितना आएगा 1 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं मान लेते हैं x मान लेते हैं 1 रखता हूं तो y कितना आएगा 2 आएगा। तो ये लाइन जो है ना, x 0 रखा तो y 1 आया, मतलब यहाँ पे टच करिए, x 1 रखा तो y 2 आया, तो मतलब वो यहाँ पे ऊपर कहीं पे, मतलब यहाँ से कहीं से होकर जा रही है, तो वो कुछ लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे कहीं से जाएगी, ठीक है। तो अब एक्चुअल में यहाँ पे भी टच ना करे वो, है ना, ये तो 2 पॉइंट है ना, तो 1 पे टच करेगी तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे टच करेगी वो, ऐसे कहीं पे जाएगी वो, है ना, ऐसे। अब आपको करना क्या है, आपको एक्चुअल में ये जो पैराबोला है इसका ये शेडेड रीजन निकालना। और ये x = 2 की जो लाइन है वो हमने थोड़ा सा जल्दी बना दी, थोड़ा सा भारी जाएगी क्योंकि x² + 1 है वो, y = x² + 1 है, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगी, यानी इस तरफ कहीं पे लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया आपको बताना है। अब ये वाला एरिया कैसे निकाले भाई, है ना, इसके लिए तो लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए लिमिट देखो हमको 2 पार्ट में डिसाइड करनी पड़ेगी। हमको सबसे पहले तो 0 से 1 पे जाना पड़ेगा, है ना, 0 से 1 पे जाना पड़ेगा, इतनी लिमिट निकालेंगे। उसके बाद में 1 से लेके 2 तक जाना पड़ेगा, है ना, 1 से लेके 2 तक जाएंगे तो इतने लिमिट का एरिया निकालेंगे हम। अब कैसे करना होता है, एरिया भी जो है इसने बोला कि तीनों का एरिया निकालना है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज और कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये एरिया निकालना है आपको, ये वाली लाइन इस पैराबोला और इसके बीच में आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, 0 से 1 तक पहले तो इतना डिवाइड करता हूँ, 0 से 1 तक इतना एरिया निकालता हूँ। उसके बाद में 1 से लेके 2 तक का ये वाला एरिया निकालूंगा, यानी ये लाइन के बीच में जो आ रहा है। तो देखो कैसे करूंगा मैं इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एरिया अगर मेरे को निकालना है तो इसकी लिमिट को डिफाइन करूंगा मैं, 0 से 1 होगी, और 0 से 1 इतना एरिया निकलेगा पहले, फिर 1 से 2 आगे का एरिया निकलेगा, ठीक है, 1 से 2 आगे का एरिया निकलेगा, ठीक है। ये फिगर एक रफ फिगर है, मतलब ये प्रॉपर फिगर नहीं है, आप इसको चाहो तो प्रॉपर फिर आपको पॉइंट डाल के बनानी पड़ेगी कि कैसे कैसे डालेंगे, इसमें पॉइंट डाल के पूरा प्रॉपर ग्राफ में उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो 0 से 1 में ये एरिया जो होगा x² + 1, इस तरीके से आप इसको डाल सकते हो, प्लस 1 से 2। तो आपको ऐसा हो सकता है कि फिगर जो है प्रॉपर फिगर ना दिखे आपको, ये मतलब फिगर ऐसे दिखे कि देखने से ऐसा लगे कि इसमें एरिया तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, ऐसे लगे, लेकिन जब आप प्रॉपर फिगर बनाओगे तो उसमें पूरा इंक्लूड होता है वो एरिया, ठीक है ना। तो 1 से 2 x + 1 करोगे आप dx, ठीक है। तो पहले इसका करूंगा, x³ / 3 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, है ना, 0 से 1 में। फिर प्लस 1 से 2 करेंगे तो x² / 2 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 1/3, ये हो गया 1 प्लस 2² / 2 हो जाता है, 0 तो रखने की जरूरत नहीं है, 2² / 2 हो जाएगा भैया आपका 2 + 2, है ना, फिर -² / 2 रखेंगे तो 1/2 और 1 माइनस का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 तो गया, ठीक है। ये आ रहा है 1/3 प्लस 4 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अब 3 दूनी 6 एलसीएम आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 माइनस 6 2 3 6, तो 24 25 26 में से 3 गया 23, 23/6, आंसर आ रहा है 23/6। है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने भी यही बनाया तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको फंक्शन से दे रखा है, 3 बार आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा कैसे करोगे इसको। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ fx = cos log x है, तो बताओ कि
क्या बताओ कि एफ एक्स बाय वाई प्लस एफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स बाय वाई प्लस एफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स बाय एफ वाई, टू एफ एक्स इंटू एफ एक्स बाय एफ वाई, टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। टाइम देता हूं मैं आपको ना इसके लिए, आपके लिए इसके लिए टाइम देंगे भैया 1 मिनट का टाइम देंगे पूरा। 1 मिनट में बनाओ इसको। अच्छा क्वेश्चन होता है तो मैं उसका टाइम खुद ही बढ़ा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, 1 मिनट में आपको इसको बनाना है कि क्या आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। सॉल्यूशन देखो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है भैया कॉस लॉग एक्स, है ना। तो ठीक है बना लेते हैं, एफ एक्स बाय वाई निकालते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई। अच्छा, लॉग एक्स अपॉन वाई की एक प्रॉपर्टी होती है, पता है क्या? कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई को लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखा जा सकता है, ये पता है। बस एफ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू ये निकाल के छोड़ दी मैंने। अब हम निकालेंगे एफ एक्स इंटू वाई। तो एफ एक्स इंटू वाई जो होगा कॉस लॉग एक्स इंटू वाई होगा। इसको मैं चाहूं तो कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं, हाँ या ना, सही है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ एक्स बाय वाई प्लस एफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू, है ना। दैट मीन्स आपको एक्चुअल में निकालना है कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस, है ना, या नीचे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, प्लस प्लस अभी करते हैं। ये आपको निकालना है कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई की वैल्यू निकालनी है भाई। ये करना है आपको काम इसमें। तो देखो इसमें ना एक फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर्मूला होता है भैया कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, है ना, वो होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा और यूज करके फिर हम इसका आंसर निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2, यानी इसको इसके साथ में ऐड करूंगा तो ये एक्स है पूरा का पूरा, ये y है पूरा का पूरा, तो इसको इससे ऐड करूंगा तो log x माइनस log y प्लस log x प्लस log y, तो इससे ये कट हो जाएगा तो 2 log x आ जाएगा क्या अपॉन 2, है ना। cos x माइनस y, तो इसमें से ये माइनस करूंगा मैं, तो आप देख पा रहे हो तो ये माइनस का log x माइनस का log y ऐड हो जाएगा, प्लस का log x माइनस का log x कट हो जाएगा, तो माइनस का 2 log y हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो ये क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 cos log x मिल रहा है और cos माइनस का log y मिल रहा है, जिसको मैं प्लस का cos log y लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन बताओ, क्योंकि हमने ये पढ़ा है cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको प्लस का cos थीटा लिखा जा सकता है। तो ये आ गया 2 cos log x log y। तो मैंने इसको ऑपरेट करा, ऑपरेट करने के बाद में ऐसा आंसर आ रहा है। अगर आप देख पाओ तो cos log x जो है वो एफ एक्स की वैल्यू हो सकती है, cos log y किसकी वैल्यू हो सकती है, एफ वाई की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बन गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका है। क्लियर है, समझ में आया, मजा आया, आसान क्वेश्चन था, दिखने में टफ लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका कौन से चैप्टर से है, ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सो दैट द डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड it in t seconds is given by s is equals to t minus 1 whole square into t minus 2। ठीक है, where s is in meter, its velocity after 3 second is। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जरा, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 8 मीटर पर सेकंड होगी, 4 मीटर पर सेकंड होगी, या 16 मीटर पर सेकंड होगी, या नन ऑफ दिस होगी। नन ऑफ दिस का मतलब ये है कि आपका आंसर इसमें से कुछ और ही आंसर आ गया, मतलब जो इन्होंने दे रखा है आपका आंसर वो नहीं आ रहा, आपका आंसर कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा आपको लगता है कि आपके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, वो आपको बनाना है। कितने सेकंड चाहिए भैया आपको, वो बता दो। मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, 40 सेकंड में कर लोगे? 45 देता हूँ आपको, 45 सेकंड देता हूँ, 45 सेकंड में आपको इसको करना है। मैं इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू करता हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ऐसा कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है। भैया फिजिक्स तो आप पढ़ ही रहे हो है ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, एस टी माइनस 1 है ना, होल स्क्वायर और टी माइनस 2, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ds अपॉन dt। ठीक है ना, बस यही तो होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर एस दे रखा है भाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और टी माइनस 2, तो वेलोसिटी निकाल दो। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ds अपॉन dt। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इसको छोड़ेंगे, t माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर t माइनस 2 को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 आएगा, फिर t माइनस 1 का दोबारा से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा
अब आपको बोला है कि 3 सेकंड के बाद में बताना है ds अपॉन dt एट 3 t इज इक्वल टू 3, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 3 - 2 इंटू 3 - 2 सॉरी इंटू 2 इंटू 3 - 1। तो ये हो गया 3 - 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 2 हो जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 - 2, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है ना। तो ये आ गया 4 + 4 यानी 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो 8 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने भी यही बनाया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बना तो देखो क्या गड़बड़ हुई है। इसलिए मैंने आपको 45 सेकंड दिया था, 45 सेकंड से बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, क्योंकि है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस से दे रखा है। आपसे बोल रखा है इन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ एन इक्वेशन द ओरिजिनल कर्व इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय। आपको याद होगा वैसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अ लाइन थ्रू द ओरिजिन, a line joining 2 points on either side of x-axis, a line joining 2 points on either side of y-axis, या a tangent to the curve। जब भी हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करते हैं, है ना, ठीक है, तो जब भी हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करते हैं तो जो कर्व होता है, जैसे ओरिजिनल कर्व है हमारे पास में ये, है ना, तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। किस चीज से रिप्लेस करा जाता है? तो याद रखिएगा जब भी न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करते हैं तो एक्चुअल में आप क्या करते हो, इस कर्व के अबाउट एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, इस कर्व के अबाउट क्या करते हो, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और इस टेंजेंट के बेसिस पे आप जो है इसका आंसर निकालते हो। आपको याद होगा कि इसमें अप्रोक्सीमेशन पे हम आंसर निकालते थे, और आपको एक फॉर्मूला इसमें करवाया गया होगा जिसको हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला बोलते थे, याद है वो xn + 1 = जो होता था वो xn - fxn, है ना, अपॉन में f' होता था, है ना। तो ये वाले फॉर्मूले में क्या करते थे हम, x0 रखते थे, फिर x1 रखते थे, x2 रखते थे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पे फिर हम इसका आंसर निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम, जो ओरिजिनल कर्व होता है उसको एक टेंजेंट पे हम मतलब ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद में उसको पार्ट्स में ब्रेक कर करके हम उसका जो है एक अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पे न्यूटन रैप्सन पे वीडियो बन रखी है, उसको जाके देखिएगा, ठीक है, उसमें आपको पूरा का पूरा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? चलो, और इसको हमने पब्लिक कर रखा है तो सारे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये कौन सा उसका है, फंक्शन चैप्टर का है गेस, है ना। आपको बोल रखा है इफ f थीटा इज इक्वल टू log बेस e sin थीटा, g थीटा इज इक्वल टू log बेस e cos थीटा दे रखा है, तो बताइए e रेज टू पावर 2g थीटा माइनस e रेज टू पावर 2f थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, नन ऑफ दिस। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी बनाइए इसको। चलो स्टार्ट कर दो। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। f थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, log sin थीटा, है ना, e बेस है, लिखने की जरूरत नहीं उसको। g थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, log cos थीटा। ठीक है, आपसे पूछा है e रेज टू पावर 2g थीटा, g थीटा मतलब ऐसे समझो माइनस e रेज टू पावर 2f थीटा पूछा है आपसे, है ना, इसकी वैल्यू पूछिए। तो g थीटा का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। तो इसका मतलब ये होता है कि e की पावर 2 टाइम्स ऑफ log cos थीटा है ना, बेस e है, माइनस e रेज टू पावर 2 टाइम्स ऑफ log sin थीटा है ना। अब log की प्रॉपर्टी मुझे पता है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, e कहां, ये पावर कहां चले जाती है, पावर ऊपर चले जाती है। तो पावर ऊपर चले जाती है तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा e रेज टू पावर log बेस e cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना, और माइनस e रेज टू पावर log बेस e sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा भाई। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर मान लेते हैं a रेज टू पावर log बेस a x दे रखा है, तो अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर x हो जाता है। मतलब बेस वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो आपका आंसर हर बार जो होता है वो ऊपर वाला यानी फंक्शनल वैल्यू इसका आंसर आ जाती है। तो है क्या, इससे ये हटा के हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो है नहीं है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। लो जी खत्म। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा आपका कितने करेक्ट बन रहे हैं इसमें। ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y इज। आपको दो कर्व दे रखे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y है। इन दोनों का बाउंडेड एरिया क्या होगा, इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको। पहले आप अपना टाइम ले लीजिए इसको। जैसे अगर आप बेसिक से करते हो तो मुझे लगता है आपको 1.5 मिनट मुझे देने चाहिए। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड अगर आप इसको बेसिक से करते हो तो। ठीक है, अगर आप उसको मतलब मान लेते हैं बिना बेसिक के करते हो, आपको चीजें पता है
तो आपको मेरे को 10 सेकंड देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 1/3 आएगा, 2/3 आएगा। देखो मैं इसको बताता हूँ, कभी भी अगर आपके पास में ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपके पास में दो पैराबोलाज है ना, वर्टेक्स पे टच कर रहे हैं अगर दो पैराबोलाज, और वो दो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, हमने इसको वीडियोस में करा रखा है, आप देख लीजिएगा जाके ना। सपोज करो इसकी इक्वेशन है y² = 4ax और इसकी इक्वेशन है x² = 4by, और आपको ना ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया निकालना है। तो कभी भी ये वाला एरिया निकालना होगा, इसको बोलते हैं हम एरिया बाउंडेड बाय टू पैराबोलास, ठीक है, मतलब टू डिफरेंट पैराबोलास, y² = 4ax एंड x² = 4ay। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है भाई 16ab/3, याद रखिएगा क्या होता है 16ab/3। एक्चुअल में कई बार रिजल्ट पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो रिजल्ट पे एक क्वेश्चन है। तो आपको इन दिस क्वेश्चन y² = x दे रखा है, एक पैराबोला दे रखा है, y² = x इस तरीके से होगा, और दूसरा दे रखा है x² = y, ये दूसरा पैराबोला है, ठीक है। तो y² = x है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं y² = 4ax से, और इसको कंपेयर करते हैं x² = 4by से। तो y² = 4ax है, तो 4a की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 1 दिख रहा है यहाँ पे, x की जगह पे x है, 4a की जगह पे 1 है, तो a की वैल्यू कितनी 1/4 है ना। 4b की जगह पे क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1 दिख रहा है ना, देखो 1 दिख रहा है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 1/4 हो गई। अब आपको इसका अगर एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 16 × a × b डिवाइडेड बाय कितना होता है 3 होता है। तो 4 चौक 16, 16 कट हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/3 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर कि सी ऑप्शन कैसे इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, पक्का। चलो बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से दे रखा है, आपसे पूछा है लोकस बता दो, है ना। तो आपसे बोल रखा है द इक्वेशन z - 3/z+3 मॉड के अंदर है इज इक्वल टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला रिप्रेजेंट करती है, हाइपरबोला, इलिप्स या सर्कल। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए आपको देंगे हम 45 सेकंड, 45 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे। बताओ इसका लोकस क्या होगा। ठीक है, देखो लोकस निकालने के लिए ना कई सारे तरीके होते हैं। जब भी किसी भी आपको मान लेते हैं फिगर का लोकस निकालना है, तो उसके कई सारे तरीके हैं। लोकस का सबसे पहला बेसिक तरीका ये होता है कि भैया लोकस वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट जो है कोई भी, मतलब वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है जो किसी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है कर्व की, है ना। तो जब भी आपको लोकस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में या कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, सॉरी, तो आपको z = x + i पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ इक्वेशन बनाएगा, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला या एलिप्स की, वो आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उस पर भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो अभी इस पे फोकस करते हैं हम। तो फोकस क्या करना है, हमारे को z की जगह पे x + i रख देना है। x + i - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + i + 3 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना 2k। इसका अब इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेता हूँ, रियल अलग कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x - 3 + i, ये हो जाएगा x + 3 i। और इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल टू क्या डाल देंगे भैया 2k, है ना। देखो मॉड निकालना मुझे आता है, ऊपर वाले का अलग निकाल लेंगे, नीचे वाले का अलग निकालेंगे, तो ये बनेगा x - 3। और इसको क्या करूं, इधर पहुंचा देता हूं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² रूट के अंदर, है ना, इज इक्वल टू बनेगा 2 अंडर रूट में x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस किसका, y का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर रूट हटाएंगे, दोनों साइड का क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा भाई, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y², है ना। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a² + b² प्लस -2ab, तो प्लस y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a² यानी x² + b², 9 चौक 36 प्लस 6 बनेगा ना, 6 चौक 24, 24x, सॉरी, x + y² यानी 4y²। ठीक है, 4 की दोनों से मल्टीप्लाई हुई है, इन सबको उठा के इधर पहुंचा दो। ठीक है, सबको उठा के उधर पहुंचाओगे तो 4x² में से x² माइनस होगा, 3x² हो गया, 4y² में से y² माइनस होगा, 3y² हो जाएगा, है। 24 में 6 जोड़ेंगे, 6 4 10, 30 हो जाएगा, 30x, है ना। ये माइनस का होगा 9 उधर जाके, 36 में से 9 माइनस करते हैं 27 आता है शायद, है ना, तो 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बनी, इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये ऐसे हो गया x² प्लस y² प्लस 10x प्लस 3 9 27, 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है
किसकी? सर्कल की। तो इसका लोकस क्या हो गया भाई? सर्कल हो गया। इतना मेहनत करो, या तो दूसरा तरीका ये होता है लोकस कभी भी सर्कल का निकालना है तो याद रखिएगा सर्कल के दो होते हैं, एक तो होता है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही होती है। दूसरी क्या होती है? देखो मैंने इतना बड़ा बना रखा है। दूसरी इक्वेशन होती है z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू। अगर सपोज करो कोई नंबर k के इक्वल दे रखा है एंड k जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल होगा। अगर k जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, मतलब एक तरह की लाइन होती है, ठीक है, एक तरह की क्या होती है? लाइन होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तरह की लाइन है, ठीक है। तो अगर k जो है 1 के इक्वल है तो वो सर्कल बन जाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 दे रखा है, जैसे अगर कभी ऐसे दे रखा हो z माइनस 3 अपॉन z माइनस, है ना, 5 दे रखा है इज इक्वल टू मान लेते हैं 7 दे रखा है, क्या है ये? तो ये सर्कल है भाई, बस सीधी सी बात है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है? सर्कल है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ग्रीन्स थ्योरम पे दे रखा है भाई, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में आया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? व्हाट इज द ग्रीन्स वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको बोल रखा है, ठीक है, फॉर द रीजन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2। बनाओ भाई, कैसे करोगे? तो ग्रीन्स थ्योरम आती होगी तो बना लोगे नहीं आती होगी तो बता। देखो ग्रीन थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक लाइन इंटीग्रल को मतलब हम चाहें तो स्टोक थ्योरम का भी इसमें यूज कर लेते हैं। वैसे ग्रीन थ्योरम क्या होती है? एक लाइन इंटीग्रल को हमको क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है डबल इंटीग्रल में। डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर सपोज करो आपके पास में दो फंक्शन है, जल्दी में बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास में दो फंक्शन है, एक लाइन इंटीग्रल दे रखा है और अगर क्लोज्ड कर्व है कोई, ठीक है, क्लोज कर्व को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो उसका अगर मान लेते हैं आपको इंटीग्रल निकालना है, सपोज करो आपको लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है क्लोज कर्व के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे सपोज करो फंक्शन है कुछ इस तरीके से f1 dx है, सपोज f2 dy, ऐसा कोई फंक्शन है और इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल y, ठीक है, और dx dy, इसकी वैल्यू निकाल के जो आंसर आएगा हमारे पास में वो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू होगी। यहाँ पे लिमिट डिफाइन करनी होती है हमारे को बाकी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं या ये थ्योरम का यूज करके हमको इसका आंसर निकालना है। तो एक्चुअल में ये है क्या, आप अगर मैं थोड़ा समझाऊं ये क्वेश्चन क्या है। आपसे बोल रखा है कि ये एक क्लोज इंटीग्रल है सॉरी। तो आपको जैसे बोल रखा है कि कहां से कहां तक है, फंक्शन f से लेके g के बीच में है। तो ये आपको करना क्या है, आपको एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब रीजन इन्होंने दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके 1 और वाई इज इक्वल टू 2 का रीजन दे रखा है। मैं इसको चलो अभी तुम्हारे देखने के लिए मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद में मैं इसको ऊपर से ना हटा दूंगा सारा का सारा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन डेल f2 अगर मैं समझाऊं आपको तो वाई स्क्वायर है, f1 सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स करूंगा मैं, है ना, माइनस डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई करूंगा मैं, है ना। ऐसे करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसको dx और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है कि स्ट्रिप निकाल के हमारे को क्या करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। तो x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी जा सकती है, फिक्स वैल्यू पे जाएगी तो 0 से 1, और इसकी कितनी जाएगी, 0 से 2 जाएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू देखो, सबसे पहले तो मेरे को इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स स्क्वायर का, वैसे तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर ही है तो इसमें मेरे को ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, लेकिन अगर कुछ और होता तो मेरे को पार्शियली डेरिवेटिव करना है उसका, ठीक है। तो 0 से 1, 0 से 2, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y, ठीक है। तो dx dy, अब सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं उसका। तो 2x का क्या होगा भाई, ये होगा 2x y, और 2y का क्या होगा, माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और dx यहाँ पे लिख के छोड़ दो, लिमिट क्या 0 से लेके 2 तक, इससे इसको काट दो, पहले 2 डालो, 0 डालने की जरूरत नहीं, 0 पे तो फंक्शन 0 हो जाएगा। तो 2 डालूंगा मैं लिमिट, तो 2 दूनी 4, 4x बन जाएगा, और 2 दूनी 4 माइनस का 4 बन जाएगा, है ना, dx बन जाएगा, और 0 से 1। अब
कुछ नहीं करना, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, ये 4x बनेगा। एक्स स्क्वायर बाय 2 को मैं चाहूँ तो ये 2 से 2 काटूंगा, मतलब ये 2x स्क्वायर बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, है ना। 0 से 1 लिमिट डाल दो, क्योंकि 0 तो डालने की जरूरत नहीं है, तो 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1 4, तो माइनस का 2 इसका आंसर आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने भी यही बनाया होगा। ओके, इसमें टाइम लिमिट देना मैं भूल गया था आपको, 30 सेकंड का टाइम लेना भाई। अच्छा 30 से ज्यादा का लेना तो 40-45 सेकंड का ले लेना, ठीक है। हर बार मैं भूल जाता हूँ कई बार, ठीक है। टाइम लिमिट देना, मैं सीधा इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। तो आप खुद ही अपना, ये आपकी खुद की ड्यूटी है भाई, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कि आप खुद कर लिया करें ये सब काम ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेक्टर का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको भाई। क्या है ये क्वेश्चन? इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular to each other। अच्छा ठीक है, तो आपको ये बोल रखा है देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज, a और b के बीच में क्या एंगल होगा, आपसे ये पूछ रखा है, ठीक है। 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, cos इनवर्स 1/3 होगा, cos इनवर्स 2/7 होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पता है बताना है आपको कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। 30 सेकंड का टाइम दोबारा से, नहीं 30 नहीं यार, इसके लिए ज्यादा का देते हैं, 50 सेकंड का टाइम आपको दोबारा से देते हैं। स्टार्ट करके बताइए, ऐसे नहीं कि ना कि मैं 30 सेकंड का टाइम दे दूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम दे दूं, 30 सेकंड में सॉल्व नहीं हो, है ना। फिर आप मेरे को बोलोगे कि क्या करवाना क्या चाह रहे हो हमारे से, है ना। तो ऐसा नहीं, 30 से ज्यादा का टाइम दे रहे हैं आपको, हमने दे दिया 50 सेकंड का टाइम। 50 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ए और बी जो है वो 2 यूनिट वेक्टर है भाई इस क्वेश्चन में ना। यूनिट वेक्टर का याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का मॉड जो होता है ना वो ऑलवेज 1 होता है। तो ए और बी का मॉड कितना है भाई? 1 है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ए और आपसे ये बोल रखा है कि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये बोला है। हाँ, 2 यूनिट वेक्टर सच दैट a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular to each other, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको यूज, कैसे करें देखो जरा। 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, सपोज करो a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो याद रखिएगा a डॉट b, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे पहले। तो इसका मतलब a plus 2b का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं किसके साथ में? 5a minus 4b के साथ में, तो ये ऑलवेज कितना आना चाहिए भाई? 0 आना चाहिए। तो a की पहले इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करूंगा, फिर इसके साथ में करूंगा। तो याद रखिएगा एक प्रॉपर्टी और होती है वेक्टर a का, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट a के साथ में करता हूं तो मॉड a स्क्वायर आता है, ठीक है। तो पहला a का इसके साथ में करूंगा तो 5 मॉड a स्क्वायर होगा ये, ठीक है। उसके बाद में इसका इसके साथ में करूंगा तो -4a डॉट b हो जाएगा ये। मेरी बात आ रही है समझ में, है ना। 4a डॉट b, फिर प्लस 2 5 10a डॉट b हो जाएगा। a डॉट b और b डॉट a सेम ही होते हैं, याद रखिएगा। a डॉट b और b डॉट a क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है, ठीक है, सेम होते हैं। तो मैंने इसको b डॉट a ना लिखकर a डॉट b लिख दिया। -2 4 8 मॉड b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब a की तो वैल्यू मॉड की जो है 1 है, तो 5 हो जाएगा, a स्क्वायर की छोड़ दो, ये हो गया 6a डॉट b, 6a डॉट b, है ना। -8 इज इक्वल टू 0, 5 में से 8 गया 3, 3 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो 6a डॉट b इज इक्वल टू, डॉट b की अगर आपसे वैल्यू पूछ ली जाए तो ये 1/2 हो गई। a डॉट b इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। चलो ठीक है, a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, है ना, cos थीटा, ये हो गया 1/2। मॉड a मॉड b तो 1 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब cos थीटा में 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आया समझ में? बना लिया आपने? बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रैंक और नलिटी से दे रखा है, लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। देखो जरा क्या है क्वेश्चन, कैसे करोगे। आपसे बोल रखा है इफ द nullity of the matrix k1 2 -1 -1 2 and 1 1 4 is 1, तो आपसे ये बोल रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा। टाइम देते हैं आपको इसके लिए 45 सेकंड का। 45 सेकंड में आपको इसका आंसर बनाना है, सही आंसर बनाइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो इसको करने के लिए ना पहले तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए भाई, ऐसे इसका आंसर ऐसे नहीं निकलेगा आपसे ना। आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम, है ना। लीनियर अलजेब्रा की एक थ्योरम है जिसका नाम है रैंक नलिटी थ्योरम, है ना। रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझिए, मतलब ये क्या होती है। ये कहती है कि अगर आपके पास में मान लेते हैं कोई लीनियर अलजेब्रा में, अगर मान लेते हैं कि
कभी भी आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, तो ये कहती है कि जो रैंक और नलिटी का जो सम होता है, यानी रैंक मान लेते हैं, इसको रो से डिनोट कर रहे हैं, रो में ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है, रो से डिनोट कर रहे हैं, नलिटी को सपोज करो मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, मतलब ऐसा समझिए, मैं पूरा प्रॉपर लिखूं कि रैंक अगर मान लेते कोई मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स क्या है, ए है, ये है कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है, तो अगर मैं इसकी रैंक निकालता हूं कभी भी ना ए की, नलिटी निकालता हूं ए की, नलिटी ए की निकालता हूं, तो ये याद रखिएगा, ये एक्चुअल में नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स यानी एन के बराबर हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स क्या ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां से मेरे को मतलब ये क्यों, क्या जरूरत है इसकी, मतलब इस थ्योरम की क्या जरूरत है मुझे, तो ये याद रखिएगा कि इस थ्योरम की बहुत ज्यादा जरूरत है लीनियर अलजेब्रा में जब हम करते हैं। वैसे उसको डायमेंशन के केस में करें तो भी डायमेंशन के केस में एक रैंक और नलिटी की थ्योरम होती है, कर्नेल के बेसिस पे निकलती है ना, तो वो अलग है, मैं यहाँ पे इस पे बात कर रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा में। याद रखिएगा रैंक ऑफ ए नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है। तो इसका काम क्या है, तो अगर मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है कि इस मैट्रिक्स की नलिटी आपको दे रखी है, नलिटी को सपोज करो मैं कुछ किसी और नंबर से डिनोट कर लेता हूँ, मान लेते हैं मैं डिनोट कर रहा हूँ एम एन, तो यहाँ पे कर लेते हैं नलिटी को सपोज करो मैं कैपिटल एन से डिनोट कर लेता हूँ, रैंक को रो से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये बोल रखा है कि नलिटी जो है इसकी ना नलिटी कितनी है, नलिटी 1 है, नलिटी 1 है ना, रैंक गिवन नहीं है, ठीक है, मैट्रिक्स की, और इसका जो कॉलम है वो 3 रोज 3 कॉलम है, तो ये 3 के बराबर हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं इस वाली थ्योरम से। अब नलिटी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो क्या यहां से रैंक निकल सकती है क्या मेरी, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक, ये ई नहीं है भैया, रो लिखा है मैंने, रो वो मैं ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है, तो ई कितना, रो की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई, क्लियर है। अब अगर इस रैंक की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, ये तो मतलब होता है रैंक 2 है तो इसका मतलब इससे ऊपर वाला ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये सपोज करो इस मैट्रिक्स का नाम ए है, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो 0 हो जाएगी उस केस में। तो मुझे करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको 0 के बराबर रख देना, मेरा आंसर आ जाएगा। बात आ रही है समझ में, तो k इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब इसको छोड़ोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -4 + 2, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, -1 लिखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला, मतलब मैं इसके अबाउट ले रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इसके अबाउट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो -1 लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे 4 + 2 बनेगा भाई, 4 और 2 6, है ना, फिर +2 लिखूंगा और इसको छोड़ूंगा, 1 + 1, तो 1 + 1 = 0। तो ये आ रहा है भैया कितना, ये आ रहा है -2k और -6 + 4 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। चलो ठीक है, समझ में आ रही है बात, कैसे आया, प्लस माइनस तो करना आता है ना आपको, उसको उधर लेके जाओगे आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, क्लियर है ये बात। चलिए भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब दे देते हैं आपको, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का LT 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 5 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 5 - 32 क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 0 - 32 + 32 या माइनस का 64। टाइम देते हैं आपको 45 सेकंड इसको करने के लिए, 45 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को पूरा करना है, जल्दी करिएगा, सही करिएगा, ठीक है, और सही आंसर बताइएगा इसका। तो हर बार की तरह मैं देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे बस सबसे पहले कुछ चीजें बतानी है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना, वो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद रखिएगा। और ओमेगा की पावर कभी भी 3 के मल्टीपल में होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम और बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। सपोज करो अगर मेरे को मान लेते हैं 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालनी तो - ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। या अगर मेरे को मान लेते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो - ओमेगा होती है। ये 2 रिजल्ट जो है मैं यहाँ पे इसमें यूज करने वाला हूँ, यूज करने के बाद में मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 - ओमेगा दे रखा है, + ओमेगा स्क्वायर दे रखा है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1 + ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा लिख सकता हूँ इसको, इसकी पावर 5 है ना, प्लस 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 5 ही है ना, -32 है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। तो
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, तो माइनस ओमेगा होल रेज टू पावर 5 हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ये होता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 5 माइनस 32। देखो माइनस ओमेगा मतलब माइनस का 2 ओमेगा की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। माइनस का 2 ओमेगा की पावर कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये ओमेगा की पावर 10 हो गया एक तरह से, तो माइनस 32। तो ये एक्चुअल में बन रहा है माइनस का 32 और ओमेगा की पावर 5, माइनस का 32 ओमेगा की पावर कितना 10 माइनस का 32, तो माइनस 32 कॉमन ले लो ना, है ना। तो ये क्या हो गया, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 10 और 1। ओमेगा की पावर 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ओमेगा की पावर 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो हमारे को 2 मिल जाएगा रिमाइंडर, और 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस 1 माइनस 32, तो माइनस 32 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से इसको करना था, समझ में आया, आपने भी यही बनाया, बहुत ही बढ़िया, सही स्कोर जा रहा है आपका, है ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखो जरा, है ना। नेक्स्ट है इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 1 -1 2, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन बाय केले हैमिल्टन थ्योरम द वैल्यू ऑफ, वैसे तो देखो इसमें ना केले हैमिल्टन थ्योरम आपको बोला है लगाने के लिए, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू पूछी, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये थ्योरम का यूज करके निकालेंगे, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको बोला है ये थ्योरम का तो इस थ्योरम का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है भैया, ये कहती है कि अगर मान लेते हैं आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए कितनी है भैया 3 1 -1 और 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, है ना, आई किसके बराबर रखोगे आप, 0 के बराबर रखोगे, है ना, वैल्यूज निकालने के लिए इसकी। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं हम इसको निकालने के लिए। सबसे पहले तो ए जो मैट्रिक्स है उसमें से ये लैम्डा आई मतलब ऐसा समझो 3 1 -1 2, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे बाद में, पहले हम ए माइनस लैम्डा आई निकाल के दिखाते हैं। माइनस लैम्डा आई का मतलब होता है कि लैम्डा इंटू 1001 ये होता है, ठीक है। इसका जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर करना है हमारे को, तो ये देखो ये लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 माइनस लैम्डा बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस लैम्डा और 1, है ना, -1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, नहीं -1 होगा, बस ये -1 होगा क्योंकि लैम्डा इंटू 0 होता है, -1 और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, इसको रखना है 0 के बराबर, ठीक है। वैसे इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने दोबारा से ये बात रिपीट करी है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वैसे तो आंसर बता दिया मैंने इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 माइनस लैम्डा से, ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक माइनस फॉर्मूले का भी होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर माइनस फॉर्मूले का लगाते हैं, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, और नहीं लैम्डा स्क्वायर नहीं, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 3 लैम्डा हो गया, ठीक है, माइनस का 2 लैम्डा हो गया, प्लस का लैम्डा स्क्वायर हो गया, +1 इज इक्वल टू 0, ऐसे बन रहा है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, लैम्डा स्क्वायर और ये बन रहा है भैया 3 2 5, माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, जो कि बता रहा है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी केले हैमिल्टन थ्योरम से, ठीक है। हमने क्या करा इसके सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखा, उससे हमारे को ये पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है, यानी 0 0 0 0 एक नल मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगर आपने भी यही बनाया तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे कर दिए हैं। बताइएगा कि अपना भी आपका स्कोर कितना आया है और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट में जरूर करिएगा। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो हम डेली आ रहे हैं लेकर इसको, जब तक आपका एग्जाम होता है हमारे साथ में जुड़ जाइए, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।